there are more than 100 of videos on YouTube about decode the PSIR optional. Then what I am going to tell you something different. I'm also going to explain the PSIR optional, but the important thing I am going to explain, which have never been explained ever, that is clustering guide. अभी क्लस्टरिंग गाइड क्या है ये मैं आपको अभी 5 मिनट आप वेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उससे पहले हम समझेंगे कंप्लीट सिलेबस ऑफ PSIR ऑप्शनल। मैं खुद भी PSIR ऑप्शनल की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने देखा है कि जब भी बच्चे PSIR ऑप्शनल का सिलेबस देखते हैं तो उनके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आता है कि इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करेंगे। सो यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर हम स्मार्ट क्लस्टरिंग करते हैं तो हम किस तरह से 40% अपने सिलेबस को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लस्टरिंग से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हमें यूपीएससी ने किस तरह से सिलेबस को प्लान करके दिया है। हम यूपीएससी के सिलेबस को ही समझने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जरा ध्यान से। हम बात कर रहे हैं PSIR ऑप्शनल। PSIR ऑप्शनल जो है वो कंप्लीट 500 मार्क्स का होता है, राइट? 500 मार्क्स। इस 500 मार्क्स को हमने 2 पेपर्स में डिवाइड किया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब पेपर 1 को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेपर 1 सेक्शन ए, पेपर 1 सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन ए एंड पेपर 2 सेक्शन बी, ईच 125 मार्क्स। यहां तक शायद आपको कोई भी कंफ्यूजन अभी तक नहीं होगा, इतना तो मैं जानती हूँ कि आप इतना सिलेबस देख के बैठे होंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर 1 सेक्शन ए की, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। मैंने इस सेगमेंट को थोड़ा अलग तरीके से प्लान किया है, जरा समझिएगा कि हमने इसे कैसे किया है। हमने पेपर 1 सेक्शन ए पॉलिटिकल थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 थिंकर्स, पार्ट 2 थ्योरीज एंड आइडियोलॉजीज, पार्ट 3 कॉन्सेप्ट्स। अब हमें जब इस पेपर को स्टडी करना होता है ना, तो पता हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं पहले सारे थिंकर्स को। थिंकर्स को हम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, एंड यू कैन सी द आइटम्स आल्सो, देयर आर 9 एंड देयर आर 10। फिर हम इन्हीं थिंकर्स को पढ़ते हैं इन थ्योरीज में कनेक्ट करके, और थ्योरीज में हमें ये देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है थ्योरीज ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इसे भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। थ्योरीज ऑफ स्टेट में हमें लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट, ये सब पढ़ना रहता है। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में भी हमें सेम ही लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म और फेमिनिज्म पढ़ना होता है। जब हम इसे भी पढ़ लेते हैं और इसे भी पढ़ लेते हैं, फिर हम आते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। तो मुझे लगता है कि जब भी हम पार्ट ए को स्टडी करें तो हम यही पैटर्न फॉलो करें तो वो ज्यादा बेटर रहता है। पहले हमें थिंकर्स को पढ़ना है, फिर हमें थ्योरीज एंड आइडियोलॉजीज को पढ़ना है, और फिर हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट्स पॉलिटिकल थ्योरी। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? Justice, equality, rights, democracy and power. So this is all about paper 1 section A political theory. Wait, I'm going to tell you about the clustering also. Now the next is paper 1 section B, Indian government and politics. ये पेपर ऐसा है जिससे कोई भी अनजान नहीं होता। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो जीएस में इस पेपर को पढ़ता ही पढ़ता है इन फॉर्म ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो यहाँ पे एक आपको अलग से बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि ये आपका कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे आपको ये लगे इस सेक्शन में कि मैंने इसे पहले कभी भी नहीं पढ़ा है। इनफैक्ट 10th 11th तक भी इसमें आप काफी कुछ पढ़ लेते हैं। इसको फिर से हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जबकि आप देखेंगे तो यूपीएससी के सिलेबस में काफी अलग तरीके से दे रखा है। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं यूपीएससी के सिलेबस से बाहर नहीं जा रही हूँ, सिलेबस वही है, बस सिलेबस को मैंने क्या किया है 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको उसे समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट 1 हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड पार्ट 3 पॉलिटिकल डायनेमिक्स। अब मैंने बात किया पार्ट 1 हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ इंडिया, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को समझने से पहले मुझे उसके फाउंडेशन को समझना जरूरी है। फाइन, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ? अब हम बात कर रहे हैं फाउंडेशंस की। तो फाउंडेशन में अगर मैं देखूँ तो हमें सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करना होता है इंडियन नेशनलिज्म। अब इंडियन नेशनलिज्म में हमें क्या क्या देखना है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह। एज वी ऑल नो दैट इंडिया वाज अ कॉलोनी। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो किस तरह से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, किस तरह से नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स चलाए गए, मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चलाए गए, पेजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट्स चलाए गए,
लिबरल सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को हमें समझना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, रेडिकल ह्यूमनिस्ट और दलित पर्सपेक्टिव्स को समझना है, और इसको समझते हुए और हम इसी के पार्ट 2 में आते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम यहाँ पे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ लेते हैं, फिर हमें एग्जैक्टली समझना है सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप मेरा बात समझ पा रहे होंगे शायद कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर इस सेक्शन को भी हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं कि पहले हम समझ ले हिस्टोरिकल फाउंडेशन और फिर हम आए किस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पे, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम समझे सेलिएंट फीचर्स को, फिर हम आएंगे प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और फिर हम समझे फेडरलिज्म को। तो ये हमें एक कॉम्पैक्ट टाइप से बताता है कि एग्जैक्टली हमारा वे ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। फिर आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे, सॉरी, विच इज नोन एज व्हाट, पार्ट 3 पॉलिटिकल डायनेमिक्स। अब ये पार्ट 3 पॉलिटिकल डायनेमिक्स, यहाँ मैं बात कर रही हूँ पॉलिटिकल डायनेमिक्स की, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पढ़ना है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, यहाँ पे आपको पढ़ना है स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे आपको पढ़ना है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको पढ़ना है कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी, पार्टी सिस्टम एंड सोशल मूवमेंट्स। सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ पेपर 1 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसमें कि अब आपको ये समझ में आया कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें टॉपिक्स जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हमें अपने टॉपिक्स को डिजाइन कैसे करना है, हमें यहां से यहां और फिर यहां से यहां आना है। अब मैं आती हूं पेपर सेकंड। हमारा पेपर सेकंड है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। पार्ट सेकंड सेक्शन ए, ऑफ कोर्स यूपीएससी ने भी डिवाइड करके दिया है, पर हमने अगेन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिवाइड किया है। हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए की। अब सेक्शन ए में आपको क्या करना है, सेक्शन ए में फिर से आपको इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। पार्ट 1 अप्रोचेस एंड की कॉन्सेप्ट्स, पार्ट 2 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पार्ट 3 ग्लोबल ऑर्डर एंड इंस्टीट्यूशन। और हमारा फ्लो ऑफ स्टडी भी यही रहेगा, जब भी हम इस पेपर को पिक करेंगे तो पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर हम इसे पढ़ेंगे और फिर हम इसे पढ़ेंगे। यही फ्लो हमारा हमेशा पढ़ाई का रहना चाहिए। इट मेक्स योर सिलेबस इजियर, क्योंकि जब हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है, और जब हमें ये दोनों समझ में आते हैं तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं कि हमारे अप्रोचेज में कौन कौन से आते हैं। तो अप्रोचेज में हम बात करते हैं अप्रोचेज टू आईआर, जो शायद आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो यूनिट नंबर 5 है। और मैं आपको कहाँ से स्टार्ट करने बोल रही हूँ, यूनिट नंबर 5 से, ना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 से। जब हम इन अप्रोचेस को समझ लेते हैं, की कॉन्सेप्ट जो कि आपका यूनिट नंबर 6 है, जब हम इन दोनों को समझ लेते हैं, हम पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट, सिस्टम थ्योरी, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी एंड पावर, बैलेंस ऑफ पावर एंड डिफरेंस, ट्रांजिशनल एक्टर्स एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, इसे पढ़ने के बाद जब हम कंपैरिजन वाले पार्ट में आते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं, हम कंपैरिजन करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कि कहाँ पे कैसा सिस्टम चलता है। तो इन पर्सपेक्टिव्स के थ्रू इनको इजी हो जाता है हमारे लिए समझना। फाइन। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? आई नो दैट यू आर फीलिंग दैट आई एम रनिंग फास्ट। द रीजन इज दैट because you know about the syllabus, the main thing which I have to explain is clustering. Fine, wait for few minutes. Comparative politics, part A, nature and major approaches, this is your part unit 1. but ये आप पढ़ेंगे तब जब आपको पहले ये दोनों पार्ट समझ में आ जाएंगे। फाइन। स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हमारे 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हमारे यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। फिर रेस्ट जो हमारे यूनिट्स बचते हैं उन्हें हम यहाँ पर लेते हैं सबसे लास्ट में। चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, यूनाइटेड नेशंस, रीजनलाइजेशन एंड कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ रहा है ना कि आपको अपने पेपर का पैटर्न कैसे रखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि हम यूपीएससी के सिलेबस से बाहर नहीं जा रहे हैं, यूपीएससी का सिलेबस पूरा का पूरा यही है। हमने सिर्फ इसको क्या किया है, अलग से कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि हम जब इस पार्ट को समझे तो हमें इसकी क्लैरिटी आ जाए, जब इसको समझे तो हमें इसके लिए क्लैरिटी आ जाए कि हमें फ्लो में कैसे चलना है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज
पेपर सेकंड सेक्शन बी, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब आपको पढ़ना है इंडिया एंड द वर्ल्ड मींस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया। तो मुझे एक चीज बताएं, इंडिया एंड द वर्ल्ड को समझने से पहले क्या ये जरूरी नहीं है समझना कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, है ना, या इंडिया किन चीजों को आज तक, किन स्ट्रेटेजीज, किन पॉलिसीज को आज तक फॉलो करता आ रहा है जो उसका बेस रहे हैं उसकी फॉरेन पॉलिसी का। तो इसको भी हमने क्या किया, फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस पेपर को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि यूपीएससी के सिलेबस से बाहर नहीं है, सिर्फ उसका थोड़ा सा सेग्रीगेशन अलग तरीके से किया गया है। जैसे मैं बात करूं पार्ट वन में हमने रख दिया फाउंडेशन। यहाँ पे आपको बनाना है फाउंडेशन, और अगर आप सिलेबस देखें तो फाउंडेशन में आपको नजर आएगा इंडिया फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। तो ये हमारा पहला चैप्टर होना चाहिए जब भी हम इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए, इस यूनिट को बेसिकली स्टडी करने के लिए बैठेंगे। दूसरा हम देखते हैं हमारा, दैट इज रीजनल एंड बायलैटरल रिलेशंस। अगेन आई एम रिपीटिंग, नंबर 1 फाउंडेशन। पहले हमें फाउंडेशन को समझना है। फाउंडेशन में हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी, नैम और न्यूक्लियर क्वेश्चन, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बेसिक फाउंडेशंस हैं। जब आपको ये तीनों क्लियर हो जाएं, फिर आप आइए इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस में। अब बायलैटरल का मतलब होता है 1 to 1 रिलेशन, किसी एक नेशन के किसी दूसरे नेशन के साथ रिलेशंस। तो फिर हम आएंगे इंडिया एंड द साउथ एशिया। साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं हम यहाँ पे सब 1 to 1 स्टडी करते हैं, लाइक इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल, इस तरीके से। और फिर सेकंड में हम आते हैं इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। यहाँ पे आपको पूरा साउथ स्टडी करना है, साउथ इन द सेंस साउथ हेमिस्फीयर की मैं बात कर रही हूँ। और फिर हम आते हैं ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर, यूएसए, ईयू, जापान, चाइना एंड रशिया, एंड अगेन दीज विल बी व्हाट 1 to 1। Is that clear? Then part 3। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीलेटरल एंड करंट एंगेजमेंट्स की। ध्यान दीजिए, पार्ट 1 फाउंडेशंस, पार्ट 2 रीजनल एंड बायलैटरल रिलेशंस, एंड पार्ट 3 मल्टीलेटरल एंड करंट एंगेजमेंट्स। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टीलेटरल रिलेशंस की, या फिर जितने भी बड़े हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर इंडिया का रोल और इंडिया का से। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे यूएन सिस्टम की, और रीसेंट डेवलपमेंट्स में हम देखेंगे अफगानिस्तान, इराक, वेस्ट एशिया क्राइसिस, ग्रोइंग रिलेशंस विद यूएस एंड इजराइल, विजन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सो दिस विल बी द पैटर्न ऑफ आवर PSIR syllabus optional. I know which is not new for you, but what exactly I'm going to tell you new is that is clustering. अब मैं इससे पहले कि क्लस्टरिंग पे आऊं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्लस्टरिंग होता क्या है। देखिए, जब भी हम क्लस्टरिंग की बात करते हैं तो क्लस्टरिंग का जो मैंने सीधा सा नाम रखा है बहुत सिंपल सी भाषा में, सिलेबस को आधा करो। तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि हम सिलेबस को काट ही देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं सिलेबस को? तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। सिलेबस को हमें पूरा पढ़ना है, लेकिन हमने क्या किया, जितना भी सिलेबस मैंने अभी आपको ऊपर बताया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 4 सेक्शंस कंप्लीटली। अगर मैं देखूं 2 पेपर्स में हमें कितने सेक्शन दिखाई देते हैं? 4। अब अगर हम उन 4 सेक्शंस को अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे रिपीट, टॉपिक का बेस वही है, सिर्फ उसका नाम अलग हो जा रहा है। अब अगर मैं इस पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दूं, अलग अलग नहीं, एक साथ, कि मुझे एक साथ कैसे पढ़ना है, जैसा कि यहाँ पे हमने दिया भी है, एक कॉन्सेप्ट अनेक सेक्शंस, क्लस्टर में पढ़ो, अलग अलग नहीं। मैंने इस पूरे सिलेबस को 10 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक बार बिल्कुल पूरा सिलेबस देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पूरे सिलेबस को स्टडी करिए। लेकिन अगर आप सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं या फिर अभी आप PSIR का मेंस देने के लिए, लिखने के लिए जा रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने सिलेबस को इन 10 क्लस्टर्स में डिवाइड करें और फिर इन 10 क्लस्टर्स को अलग अलग से पढ़ें। अब नाउ व्हाट इज दिस क्लस्टर इज, वेट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। जैसे कि हमारा है क्लस्टर नंबर 1, जस्टिस, इक्वालिटी एंड राइट्स। ये हमने 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखे थे, याद करिए। सेक्शन 1 पेपर A पॉलिटिकल थ्योरी, राइट। अब अगर मैं इस क्लस्टर को देखूं, मैं इसकी बात कर रही हूँ जस्टिस, इक्वालिटी एंड राइट्स, तो ये मुझे दिखाई देता है पेपर 1 सेक्शन A में भी। पेपर 1 सेक्शन A में ये मुझे कहाँ पे मिल रहा है?
Rawls, theory of justice. Marxist critiques of rights, equality and rights. आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको आपके यूनिट नंबर भी दे रखा है आइटम के नाम से. इज दैट क्लियर? अब अगर मैं आ जाऊं पेपर 1 सेक्शन बी में, तो ये टॉपिक मुझे कहाँ पे दिखा दे रहा है? रिजर्वेशन पॉलिसी, राइट्स एंड डीपीएसपीज, अंबेडकर्स सोशल जस्टिस विजन. क्योंकि आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, आप पढ़ रहे हैं पीएसआईआर, और पीएसआईआर में जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को दिया किसने है, यानी कि थिंकर को. तो हमारी स्टोरी लाइन हमेशा कहाँ से शुरू होती है? थिंकर से या फिर स्कॉलर से. तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी आपको पढ़ना है और पेपर 1 सेक्शन बी में भी पढ़ना है. जैसे आजकल अभी भी काफी रिजर्वेशन को लेकर डिबेट्स होती रहती हैं, तो जब भी हम रिजर्वेशन को पढ़ेंगे तो हम रॉल्स को साइड नहीं कर सकते, हम जस्टिस को साइड नहीं कर सकते, तो फिर हम अंबेडकर जी को भी साइड नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया पेपर 1 सेक्शन ए में आपको जस्टिस, इक्वालिटी और राइट्स कहाँ पे पढ़ना है, और फिर पेपर 1 सेक्शन बी में आपको इसे कहाँ पे पढ़ना है. इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं पेपर 2 सेक्शन ए, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स. अब मैं कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स की बात करूं तो इसमें भी आपको ह्यूमन राइट्स दिखाई दे रहा है, जेंडर जस्टिस दिखाई दे रहा है. अगर मैं बात करूं पेपर 2 सेक्शन बी की, तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है इंडियाज वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल इक्विटी ऑन यूएन. तो आप देख रहे हैं टॉपिक एक ही है, पीछे का कॉन्सेप्ट एक ही है. और अगर मैं निकालूं कि इस पूरे हमारा जो क्लस्टर 1 है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, तो दैट इज जस्टिस. अब आपको क्या करना है कि इन चारों पेपर्स में से इन चारों सेक्शंस को एक साथ पढ़ना है. लेकिन ये आप तब करेंगे जब आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे. आपको जो नोट्स भी बनाने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स भी, वो भी इसी फ्लो में बनाने हैं. जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आप पीवाईक्यूज में देखेंगे कि इन चारों सेक्शंस में से क्वेश्चंस किस तरह से बनाए गए हैं, और कहीं ना कहीं तब आपको मेरी याद आएगी कि मैम ने सही बोला था, क्योंकि इन चारों में आपको कनेक्शन दिखाई देगा. तो अब आप खुद सोचिए कि हमने एक क्लस्टर में कितना सारा सिलेबस कवर कर लिया. सो दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ स्टडी. हम सिलेबस को काट नहीं रहे हैं, हम सिलेबस को एक सीक्रेट तरीके से एक अलग पैटर्न में क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं. इज दैट क्लियर? अब मैं आती हूं क्लस्टर नंबर 2 में. तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हमने किस तरह से पहले अपने क्लस्टर नंबर 1 में टाइम को सेव किया. वन कोर आइडिया, स्टडी रॉल्स वंस, आंसर इट anywhere and combine all these. Is that clear? Now second cluster is state sovereignty and power. State sovereignty and power. Paper 1 section A में Hobbes, Locke, theories of the state, concept of power, ideology, legitimacy, Hannah Arendt of power and totalitarianism. Clear? ये मैं बात कर रही हूँ पेपर 1 सेक्शन A की, जो इन्हीं पे बात कर रहे हैं. अब हम आते हैं पेपर 1 सेक्शन बी पे. इसमें आप देखेंगे नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म एंड स्टेट रिलेशंस. अगेन हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टेट सॉवरेनिटी एंड पावर की. अब मैं आती हूं पेपर 2 सेक्शन ए में, स्टेट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ग्लोबलाइजेशंस इम्पैक्ट ऑन स्टेट फंक्शन. पेपर 2 सेक्शन बी, इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी इन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन. तो क्या समझ में आया, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट सॉवरेनिटी एंड पावर की. 4 सेक्शंस, 4 डिफरेंट टॉपिक्स, बट 1 कोर आइडिया. एंड अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग कि जब आप इसे स्टडी करें तो आपका फ्लो यही होना चाहिए. आपके नोट्स भी आप एक साथ इसी फ्लो में बनाएंगे, आपके पीवाईक्यूज भी आप इसी फ्लो में लगाएंगे, तो आपका सिलेबस कम से कम 40% रिड्यूस हो जाता है. एंड आई एम डैम श्योर कि इससे पहले ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई होगी, इतना तो मैं आपको लिख के दे सकती. नाउ द थर्ड क्लस्टर इज नेशनलिज्म, आइडियोलॉजी एंड सेक्युलरिज्म. अब देखें 4 पेपर्स में कहां पे सेट हो रहा है, चारों सेक्शंस में. पेपर 1 सेक्शन ए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, फासिज्म, गांधीज्म और बिंदोज नेशनलिस्ट विजन. पेपर 1 सेक्शन बी, इंडियन नेशनलिज्म फेसेस, स्ट्रेटेजीज, कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी. कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स, आइडेंटिटी ड्रिवन कॉन्फ्लिक्ट. पेपर 2 सेक्शन बी,
डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी। तो अब तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारे पास एक कोर आइडिया है, लेकिन वो कोर आइडिया हम चारों सेक्शंस में पढ़ रहे हैं, जिसे अभी तक आप अलग अलग पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, जब हम सिलेबस खोलते हैं तो हमें दिखाई देते हैं 2 पेपर, 4 सेक्शन एंड मोर देन 40 टॉपिक्स, आप काउंट कर लीजिएगा। लेकिन जब हम इसको क्लस्टर्स में करके पढ़ते हैं तो ये हमें सिलेबस काफी कम दिखाई देता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप PYQs भी लगाते हैं ना, तो PYQs में भी आपको यही फ्लो दिखाई देता है क्वेश्चंस। आपको पता रहता है कि मुझे किस क्वेश्चन को, किस कॉन्सेप्ट को मुझे कहाँ पे ऐड करना है, किस कॉन्सेप्ट को मुझे किस तरह से केस स्टडी के फॉर्म में लेना है, किस कंट्री को मुझे एज अ केस स्टडी लेना है, इस कॉन्सेप्ट को, इस पर्टिकुलर कोर आइडिया को यूज करते हुए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया किस तरह से हमें लेना है। तो यहाँ पे हमारा टाइम सेव हुआ। नेशनलिज्म एज अ थ्रेड runs paper 1's ideology history into paper 2's identity debate. Clear? Now the cluster number 4, globalization and political economy. अब मुझे एक बात बताइए कि पेपर 1 सेक्शन ए में आप किस तरह से इसे देखते हैं। आप सबने सिलेबस देखा हुआ है, अभी ऊपर मैंने भी थोड़ा जल्दी जल्दी लेकिन सिलेबस एक्सप्लेन किया। मार्क्स क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, आज की डेट में तो हम इसे ग्लोबलाइजेशन में ही देखते हैं ना। कैपिटलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगेन। ग्रामजी, हेजेमनी, मार्क्सिस्ट नियोलिबरल थ्योरीज ऑफ स्टेट। पेपर 1 सेक्शन बी, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पार्ट सेकंड सेक्शन ए, ग्लोबलाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ब्रिटेन वुड्स टू WTO, नियो। Paper 2 section B, India and the Global South, NEO and WTO leadership. Now you let me know what is the core idea, what is the core idea and political economy. तो अगर हम इसको एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ हम इसकी शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं एक ही जगह पे, तो क्या हमारा काम आसान नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली बहुत हो जाएगा जब आप इसे सेकेंड टाइम में रिवीजन करने के लिए बैठे हैं और रिवीजन में आप इस तरह से क्लस्टरिंग करके अपने सिलेबस को प्लान कर रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पे हमें हमारा टाइम सेव हो गया। मार्क्स टू WTO ऑन 1 थ्रेड, 1 सेशन कवर्स 4 सेक्शंस। नाउ नेक्स्ट क्लस्टर इज डेमोक्रेसी, इलेक्शंस एंड पार्टिसिपेशन। अब ये भी आपको कहाँ पे पढ़ना है? चारों सेक्शंस में पढ़ना है। हम कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं बता रहे हैं कि आपको चारों सेक्शंस में नहीं पढ़ना है, और यही खासियत है किसकी? क्लस्टरिंग की। पार्ट 1 सेक्शन ए, कहाँ पे पढ़ना है आपको? डेमोक्रेसी पूरा का पूरा आपका एक कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा आपका एक यूनिट है। फाइन, इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे क्लासिकल कॉन्टेम्पररी मॉडल्स, JS मिल और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। फिर पेपर 1 सेक्शन बी में आप पढ़ते हैं पार्टी सिस्टम एंड कोलिशन गवर्नमेंट। पेपर 2 सेक्शन ए में आप पढ़ते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, contemporary global concerns and democracy. Paper 2 section E, B, shared democratic values in India, USA ties. So now you let me know what is the core idea here? Democracy, elections and participation. Same theme but 4 different sections. So can't we start it together to save our time? If you want कि मैं कोई भी एक क्लस्टर इसमें से लूं और आपको पूरा डिटेल में उसे एक्सप्लेन करूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर दिस विल बी माय आइडिया कि मैं कोई एक क्लस्टर लूं और उसे डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि आपको इसे कैसे पढ़ना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, लेकिन अगर कोई भी एक क्लस्टर में आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी तो शायद आपके लिए बेटर हो जाएगा, आपके लिए ज्यादा ईजी होगा इसे समझना कि इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। जब हम एक क्लस्टर के नोट्स हमें कैसे बनाने हैं, उसके PYQ कैसे बनाने हैं और फिर उसको लिखना कैसा है, उसको समझना कैसे है, दैट आई कैन एक्सप्लेन, बट फॉर दैट आई नीड योर कमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज क्लस्टर नंबर 6, न्यूक्लियर पावर, सिक्योरिटी एंड रियलिज्म। अब आप जानते हैं पेपर 1 सेकंड ए, मैकियावेली सेक्शन ए, मैकियावेली एंड हॉब्स, पावर, स्टेटक्राफ्ट एंड द रूट्स ऑफ रियलिज्म। अब यहाँ पे हमें रियलिज्म के रूट्स मिल गए और इसी रियलिज्म को हम लेके चलेंगे कहाँ पे? फिर पेपर 1 सेक्शन बी में, फेडरलिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी, डायमेंशंस फीडिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक
posture. फिर इसी रियलिज्म को हम लेके चलेंगे पेपर सेकंड सेक्शन ए में, realist traditions with approaches to IR, balance of power and deterrence, nuclear threat in the changing international order. रियलिज्म यही नहीं रुकता है, हमारे साथ नेक्स्ट में भी जाएगा, and that is India and the nuclear question, NFU, NSG and PT stance, and the one core idea, that is realism and nuclear power. Cluster number 7, Indian political thought. Paper 1 section A, Dharm Shastra, Earth Shastra, Buddhist tradition. Paper 2 Sir Syed Ahmad Khan, Shri Aurobindo. Paper 1 section B, Gandhi's mass movement, Ambedkar's vision, Constituent Assembly. Paper 2 section B, Gandhi's influence of NAM, India's moral diplomacy. और इस तरह से हमारा ये क्लस्टर तैयार हो जाता है जो हमारे पेपर 1 सेक्शन ए, पेपर 1 सेक्शन ए में ही और पेपर 1 सेक्शन बी में ही हमें दिखाई देता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा भी सेकंड पेपर में इसका हमें खास रेलेवेंस दिखाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन ये भी हमारा एक क्लस्टर है, छोटा ही सही लेकिन क्लस्टर है जो काम करता है। अब हम आते हैं अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड आईआर। क्लस्टर नंबर 8, पेपर 1 सेक्शन ए, पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। इन्हीं थ्योरीज को हम लेके चल रहे हैं इन फॉर्म ऑफ थ्योरीज ऑफ स्टेट। पेपर 1 सेक्शन ए, लिबरल, न्यूलिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट। पेपर 2 सेक्शन ए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नेचर, मेजर अप्रोचेस, लिमिटेशंस ऑफ द मेथड। पेपर 2 सेक्शन ए, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ आईआर, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट, सिस्टम थ्योरी। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि मैंने दोनों ही पेपर्स में जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट है, इधर सेक्शन ए पॉलिटिकल थ्योरी और इधर हमारा पेपर 2 में सेक्शन ए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इन दोनों को हमने यहाँ पे कंबाइन किया और एक हमारा छोटा सा क्लस्टर और तैयार हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज क्लस्टर नंबर 9, फेमिनिज्म, जेंडर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। Paper 1 section A, feminism within theories of state and political ideologies. Paper 1 section B, women's movement, gender and political representation, Panchayati Raj reservation. Paper 2 section A, gender justice under contemporary global concern. Paper 2 section B, India's gender diplomacy, women, peace and security. तो यहां पर हमारा कोर आइडिया क्या है? फेमिनिज्म एंड जेंडर जस्टिस। क्लियर? ये हमारा पूरा कंप्लीट 1 पेपर कवर कर रहा है। फिर हम आते हैं हमारे लास्ट क्लस्टर पे, एंड दैट इज सिविल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट्स। पेपर 1 सेक्शन ए, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड एसोसिएशन। पेपर 1 सेक्शन बी, सोशल मूवमेंट्स। पेपर 2 सेक्शन ए, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। पेपर 2 सेक्शन बी, इंडिया सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट इन ग्लोबल फोरम्स। ये मैंने हमारे यूपीएससी के दिए हुए पीएसआईआर सिलेबस को 10 क्लस्टर्स में डिवाइड किया है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इसको अगर मैं और थोड़ा सा माइनर लेवल पे करूं तो देयर आर 70 वेब्स, और आप पूरा पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिए पिछले 15 सालों का, आप देखेंगे कि उस वेब से क्वेश्चन बाहर नहीं बन रहा है। नाउ व्हाट इज दिस वेब इज दैट आई विल अगेन एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर्स। अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें से कोई भी क्लस्टर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करें तो काइंडली कमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया, दिस इज द कंप्लीट पीएसआईआर मैप इन 10 क्लस्टर्स। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, दीज 10 क्लस्टर्स आर शिवम मेरा IAS Academy's own teaching framework, not an official UPSC classification. UPSC's syllabus is divided only into paper 1 and paper 2, section A and B, as set out item by item on earlier pages of this guide. This clustering is designed purely to make revision faster and more connected. Boxes marked exam relevant extensions on the syllabus pages are similarly supplementary and not official syllabus wording. Jai Hind, this is me, Dr. Sarika Sharma, Shivam Mera IAS Academy, Agra.